Okay, student, this is week number 1 and video number 4, enterprise systems. अच्छा, जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे कि ये हमारे पास जो एंटरप्राइज सिस्टम है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। तो हम 1960s का देख लें, वहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात की थी। फिर 1970s में मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के नाम से ये आया। इसमें भी हमारे पास जो मेन फ्रेम लेगेसी थी, यानी हमारे पास जो हार्डवेयर था वो हमारे पास बेसिकली वही था, एक मेन सर्वर था और इससे हमारे पास तमाम क्लाइंट्स कनेक्ट हुए हुए थे। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे थे यहाँ पर भी थर्ड जनरेशन हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर आई हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो अब फोकस था वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो इसमें इंक्लूडेड ही था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग पर भी हमारा फोकस चला गया। ठीक है। और जो जॉब शॉप होते हैं, ये बेसिकली जॉब शॉप जो होते हैं ये हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। तो उनकी स्केजुलिंग प्रोसेस के कब कौन सा चलना चाहिए या क्या डिमांड हाई है, उसके मुताबिक इसकी मैनेजमेंट या इन्फॉर्मेशन फ्लो होता था। और यहाँ पर ERP जनरेट करता था प्रोडक्शन प्लानिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो अब स्कोप था वो बढ़ गया है। अच्छा, इन 1980s में फिर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग आ गया, जिसे MRP2 कहते थे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फोर्थ जनरेशन आ गई, मेन फ्रेम लेगेसी रही हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटाबेसेस आ गए। यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो थे, जो जिनकी स्पेसिफिक फोकस मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस पर था, वो भी हमारे पास आ गए। हमारे पास 1980s के जो ERP थे उनमें हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज़ और क्वालिटी कंट्रोल भी ऐड हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो फोकस था अब वो सप्लाई चेन में चला गया। सप्लाई चेन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एंड टू एंड तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट या मार्केटिंग या सेल्स की कंट्रोल नहीं था, बल्कि यहाँ पर अब हम एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने लगे कि हमारे पास एंड टू एंड यहाँ पर हमारे पास सप्लायर और वेंडर्स भी इंक्लूड होते गए। तो यहाँ पर अब हमारे पास स्कोप जो था बढ़ गया। 1970s में हमने प्रॉपर, जिसे हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं, ERP, वो किया। यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आ गया, डेटाबेस वगैरह, यहाँ पर तमाम चीज़ें थी। फोर्थ जनरेशन भी हमारे पास आ गई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो फोकस था वो हमारे पास कुछ ये था। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर साइड भी ऐड हो गई, यानी कस्टमर सर्विस भी हो गई, प्लस हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन था उसको हमने कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी फंक्शंस, यानी जैसे हमारे पास फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये तमाम भी कनेक्ट हो गए। ठीक है। प्लस हमारे पास बाकी चीज़ें जो हैं वो भी हमारे पास कनेक्ट हो गई, जैसे हमारे पास लॉजिस्टिक कंट्रोल, प्रोडक्ट कैसे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, सेल्स कैसे होगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो स्कोप है बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, 2000s की अगर बात करें तो इसे हम एक्सटेंडेड ERP कहते हैं और ये हमारे पास करंटली आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे एक मेजर हमारे पास जो चेंज आया था वो हमारे पास इंटरनेट का आया था, कि अब हमारे पास जो प्लेटफॉर्म था वो वेब बेस्ड हो गया। ठीक है। अब जब हमारे पास वेब बेस्ड हो जाता है तो हमारे पास वेबसाइट्स के थ्रू शॉपिंग शुरू हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई। तो अब उससे पहले हमारे पास क्या था कि हमारे पास फिज़िकल परचेज़, सेल एंड परचेज़ की चीज़ें हम करते थे। अब यहाँ पर हमारे पास एक और डायमेंशन ऐड हो गई, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्या करने लगे, ऑनलाइन शॉपिंग भी करने लगे, जिसे बिज़नेस कहते हैं, वो भी हम देखने लगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास SaaS का यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है। आगे जब हम आर्किटेक्चर्स की बात करेंगे तो उसमें हम SaaS को देखेंगे, क्लाउड आर्किटेक्चर में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ। प्लस हमारे पास डेडिकेटेड हमारे पास वो भी आ गए, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टम रिलेशन मैनेजमेंट। तो इसमें भी हमारे पास एक इनोवेशन आई। ठीक है। तो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम ERP जो है, यानी एंटरप्राइज सिस्टम्स ने काफ़ी इवॉल्व किया। ठीक है। और अब हम एक रिफाइंड फॉर्म में हैं। तो जो हमारे पास इंडस्ट्री थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनने ये एक चीज़ भी ऑब्ज़र्व की कि ये सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की जो एफिशिएंसी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो ग्रोथ है ये बढ़ती जा रही है। अच्छा, इस कोर्स में एक जो आपको डिफरेंट बात थोड़ी सी नज़र आएगी वो ये आएगी कि ये आपके पास ना साइड बाय साइड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके साथ साथ हमें कुछ बिज़नेस कॉन्सेप्ट्स को भी समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके समझने की वजह क्या है कि जब तक हम एक बिज़नेस फंक्शन को नहीं समझ सकते, यानी वो चीज़ कैसे काम करती है, तब तक हम उसकी सॉफ्टवेयर लेवल पे कोई सलूशन भी नहीं दे सकते और हम किस किस्म की इन्फॉर्मेशन हम नहीं प्रोवाइड कर सकते ताकि हो। तो हमारा ऑल दो ज़्यादा फोकस बीइंग एन IT स्टूडेंट हमारा रहेगा ओवर द कंप्यूटर साइंस साइड, IT साइड, लेकिन हमारे पास थोड़ी बहुत हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। फंक्शनल एरिया एंड बिजनेस प्रोसेसेस हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है।
तो हमारे पास फंक्शनल एरियाज़ क्या होते हैं? फंक्शनल एरियाज़ हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे पास मार्केटिंग एंड सेल्स, ये 4 मेन फंक्शनल एरियाज़ हैं जो ऑलमोस्ट हर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है। और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं हर एक डिपार्टमेंट को। तो ERP शुड बी एबल टू प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू दीज 4 फंक्शनल एरियाज़। क्यों? क्योंकि जब ये चारों मेन डिपार्टमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर तौर पर काम करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करेगी और जो उसके सेट गोल्स हैं उनकी तरफ जाएगी। ये आपके सामने एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये हमारे पास बिजनेस फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये हमारे पास फंक्शनल एरिया हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स, सप्लाई चेन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। बिजनेस फंक्शन, अब आप इसको जब आप देखेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो आप बिजनेस फंक्शंस की बात कर रहे हैं और जो कॉलम्स हैं वो आपको फंक्शनल एरिया या ऑपरेशन जो हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है, अगर एक बंदे ने मार्केटिंग सेल्स में करना है तो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट होगा बिजनेस फंक्शन, टेकिंग सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स फोरकास्टिंग, एडवर्टीजमेंट। सिमिलरली हमारे पास अगर ये हम देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड न्यू रॉ मटेरियल, रिसीविंग गुड्स एंड न्यू रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, स्केजुलिंग प्रोडक्शन रन्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, प्लांट मेंटेनेंस, ये तमाम चीज़ें आपके पास स्टोर होंगी। तो ये आपको बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक माइंड सेट है कि हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन का मिलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किस डिपार्टमेंट को कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये जो आपके पास एक ग्रिड है ये आपको बहुत एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कोर्स का मकसद भी ये है कि आपको अवेयरनेस हो और आपका जो एक्सपोजर है टूवर्ड्स द बिज़नेस वो इंक्रीज़ किया जाए। तो ये एक जो आपके पास 2 डायमेंशनल ग्रिड है वो आपको बड़े अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास बिज़नेस प्रोसेसेस के रिलेटेड एक एग्जांपल है जिसमें हम एक स्मार्टफ़ोन की बात कर रहे हैं। इसको हम ज़रा देखते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं जब एक कस्टमर इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि हम एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ की, स्मार्टफ़ोन की परचेज़ की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट एक्टिविटी जो हमारे पास एक कस्टमर करता है। उसमें ये होगा कि रिक्वेस्ट फॉर द परचेज़ ऑफ स्मार्टफ़ोन। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल एरिया जो एक्टिवेट होगा या उसमें आएगा, एक्टिव होगा, अमल में आएगा, वो मार्केटिंग एंड सेल्स वाले होंगे। सेल्स ऑर्डर प्लेस किया जाएगा और ऑर्डर जनरेट किया जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ ये एक्टिविटीज़ आएंगी, ठीक। अच्छा, अब ये जब हो जाएंगी तो इसमें उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, अगर स्मार्टफ़ोन परचेज़र को कोई फ़ाइनेंशियल हेल्प चाहिए, पाकिस्तान में तो ऐसा कम होता है लेकिन बाहर के ममालिक में कुछ ये होता है कि जब ये स्मार्टफ़ोन फ़ोन लॉन्च होता है तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ऑफ़र्स देती हैं, ठीक है। तो अगर फ़ाइनेंशियल हेल्प चाहिए, ऑन इंस्टॉलमेंट्स चाहिए या जैसे भी है, तो हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इन हाउस करनी है या थ्रू स्मार्टफ़ोन कंपनी करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग की यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आएगी। फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर यानी हमारे पास वो प्रोडक्ट हमें कंप्लीट कैसे होगा, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से होगा। शिपिंग एंड डिलीवरी आ जाएगी, कस्टमर रिसीव स्मार्टफोन आ जाएगा। टेक्निकल सपोर्ट यानी आफ्टर सेल हमारे पास अगर कोई इशू आएगा तो अगेन वो मार्केटिंग एंड सेल्स का होगा। 24 आवर हेल्पलाइन अवेलेबल होगी, क्यूरीज़ को रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी। तो ये आपके पास एक ये जो हमारे पास एक एग्जांपल थी, इस एग्जांपल से बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास कैसे ERP हमें हेल्प करता है। यहाँ पर हमारे पास जब मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, एंड टू एंड प्रोसेस होगा, तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमारे पास हम थ्रू सर्टन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास मार्केटिंग थ्रू वेबसाइट्स भी हो सकती है, ठीक है। सेल्स ऑर्डर कैसे जनरेट होगा, फाइनेंशियल हेल्प के लिए मैंने कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ERP होगा वो तमाम डिपार्टमेंट्स को यूनिफाइड इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, और उसके ज़रिए हमारे पास ये काम होगा। और हमें थोड़ा बहुत अब समझ भी आने लगी है कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, अब इन द एंड हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ERP, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ERP लेती है तो उसका क्या होता है, हमारे पास कॉस्ट रिड्यूस होती है, जैसे हमारे सेव टाइम एंड एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि मेरे पास तमाम डिपार्टमेंट्स का डेटा मेरे सामने होता है। अगर एक मैं CEO हूँ
तो मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, और अगर मेरे पास एक कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं एक अच्छा डिसीजन ले सकूँगा। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन टूल्स मेरे पास बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। सिंगल डेटा सोर्स होता है, यानी हमारे पास एक सेंट्रल रेपोजिटरी होती है जहाँ पर एक जगह डेटा होता है, और ये डेटा जो होता है तमाम ऑर्गेनाइजेशन में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट शेयर होता है। हमारे पास हर चीज़ को ट्रैक करना बड़ा आसान है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सी हूँ और एक मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तो मैं हर यूनिट, मेरी जितने भी बिज़नेस फंक्शंस हैं उसमें मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरा जो ये ख़ास किस्म का ऑर्डर है ये किधर किधर आया है। ये सिर्फ बड़े ऑर्डर्स के लिए नहीं है, इवन एक सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट को भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, आपके पास हर जगह किस स्टेप में क्या चीज़ हो रही है ERP आपको शो करता है। ठीक है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, जब भी आपको चाहिए होगी रियल टाइम होगी, और यहाँ पर हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले कुछ और डेटा फीड कर रहे हैं या उन्हें कोई और डेटा शो हो रहा है, मार्केटिंग वालों के पास कोई और डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास तमाम डिपार्टमेंट्स बिकॉज ऑफ द ERP सिंक्रोनाइज रहते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, पहला जो सबसे पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं ERP को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, लाना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप को रीडिज़ाइन करना पड़े, क्योंकि शायद मेरे पास जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वैसे काम ना करती हो जैसे ERP के मुताबिक हो। यानी मेरे पास डिपार्टमेंट ना हो, मुझे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ें, मुझे स्पेशलाइज्ड लोग लाने पड़ें, मेरा सेटअप बहुत बढ़ जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। बहुत कॉस्ट ऐड होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ERP सिस्टम्स होते हैं, अगर आगे जाके हम देखेंगे कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशलाइज्ड हमारे पास इसमें डोमेन चाहिए होते हैं, और हमारे एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपके पास ERP काम करता है। अगेन स्विचिंग फ्रॉम वन ERP सोल्यूशन टू अनदर इंक्रीज द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इवन फर्दर। अगर मैं एक ERP को मैंने पहले इस्तेमाल किया, फिर मैं दूसरी ERP की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट और भी बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि मेरे पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मेरी डेली ऑपरेशंस कैसे होने चाहिए, यानी मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे जो वेंडर्स हैं, या जो मेरे ERP को इस्तेमाल करने वाला कोई भी शख्स है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। तो इट कंज्यूम्स टाइम एंड इट ऑल्सो कंज्यूम एक्स्ट्रा मनी। कस्टमाइजेशन इज़ नॉट प्रेफर्ड। कस्टमाइजेशन शायद इतनी ना हो सके ERP, क्योंकि ERP आपके पास प्री डिफाइंड आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसमें कस्टमाइजेशन आपके मुताबिक चीज़ें इतनी टेलर्ड आउट ना हो सकें जितनी आप चाह रहे हैं। तो ये कुछ हमारे पास कोई ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, इस लेक्चर को जब हम ख़त्म कर रहे हैं, जैसे हमारी ये वीडियो नंबर 4 वीक 1 की ख़त्म हो रही है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ये आपके माइंड में बड़े क्लियर होने चाहिए। व्हाट आर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों हमारे पास इंफॉर्मेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इसका आंसर जब आपको पता मिल जाएगा तो आपका इस लेक्चर का फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा। एंटरप्राइज सिस्टम या ERP क्या होते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप। ठीक है, हाउ ERP इज़ यूज़फुल इन फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर मैं एक ERP अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाता हूँ तो वो कैसे मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की या मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें कैसे फुलफ़िल करता है। हमारे पास ERP इवॉल्व कैसे हुआ टाइमलाइन में, यानी कब कौन सा ERP आया और उसकी क्या फीचर्स थे, और अब कहाँ पर खड़े हैं। व्हाट आर बिजनेस फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, ठीक है, बिज़नेस के फंक्शन और प्रोसेसेस क्या हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं तो ये आपका पूरा जो लेक्चर है आपके सामने सम अप हो जाएगा, और आपको इस लेक्चर में कोई डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम अपने वीक 1 का वीडियोज़ को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।